अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। वह आंतरिक मनोदशा जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को असफलताओं से दूर एवं सफलता प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ गति प्रदान करने से होता है। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं क्रेच व क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब व कैसे का जवाब देने वाली प्रक्रिया। गुड के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। एवरिल ने अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है जो व्यक्ति की कल्पना को क्रियाशील करती है। लावेल के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता, प्रणोदन को चालक या अंतर्नोदन भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन या उद्दीपक जिसको इंसेंटिव भी कह सकते हैं। आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आवश्यकता होती है। आवश्यकता चालक को जन्म देती है, जिसे प्रणोदन या चालक या अंतर्नोद कह सकते हैं। और चालक की उद्दीपन या प्रोत्साहन की प्राप्ति से चालक शांत होता है। भोजन की कमी से भूख नामक प्रणोदन या चालक का होता है, और भोजन सामग्री से भूख का समापन होता है। ऐसे जीवन में पैसों की कमी भूख है, और नौकरी से पैसा आता है तो भूख। अतः हिलगार्ड ने नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव बराबर मोटिवेशन बताया। अभिप्रेरणा चक्कर हिलगार्ड द्वारा दिया गया है, जिसमें पहले आवश्यकता को निर्धारित किया गया। आवश्यकता के बाद चालक या प्रणोदन आता है। चालक प्रणोदन के बाद मस्तिष्क में उद्वेलन होता है, और उससे लक्ष्य आधारित व्यवहार किया जाता है। लक्ष्य आधारित व्यवहार से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और मस्तिष्क में उद्वेलन में कमी होती है, फिर वापस आवश्यकता का जन्म होता है। अभिप्रेरणा चक्कर में संज्ञान तत्व जोड़ने का कार्य एडवर्ड डेसी द्वारा किया गया था। अभिप्रेरणा के प्रकार आंतरिक अभिप्रेरणा, इसे प्राकृतिक, जन्मजात, जैविक, सकारात्मक, शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक, जन्मजात, जैविक, सकारात्मक, शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, अतः इसे शारीरिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, उसे कार्य करने के लिए बाध्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है, अतः उसे आत्मा संतुष्टि की प्राप्ति भी सर्वाधिक होती है। प्रेरक तत्व आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रेरक तत्वों में भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र को त्यागना आदि आता है। बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक, ऋणात्मक, कृत्रिम, सामाजिक अभिप्रेरणा का नाम दिया गया है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति समाज में अपनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है, अतः इसे सामाजिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, उसे कार्य करने के लिए बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य कम श्रेष्ठ होता है, अतः व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति भी कम प्राप्त होती है। प्रेरक तत्वों में दंड, पुरस्कार, निंदा, प्रतियोगिता, प्रशंसा, प्रगति का पूर्व ज्ञान निर्धारित होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार थॉमसन का वर्गीकरण। थॉमसन ने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया। अभिप्रेरणा का प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जिसे अहम अभिप्रेरणा, संवेगात्मक अभिप्रेरणा, संवेदनात्मक अभिप्रेरणा और मूल प्रत्यात्मक अभिप्रेरणा का है। और दूसरी कृत्रिम अभिप्रेरणा, जिसे प्रतियोगिता अभिप्रेरणा, प्रगति का पूर्व ज्ञान अभिप्रेरणा, दंड, पुरस्कार एवं प्रशंसा अभिप्रेरणा कहा गया है। अब्राहम मैस्लो का वर्गीकरण, इन्होंने 2 प्रकार से अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है। जन्मजात अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्यागना आता है। दूसरी होती है अर्जित अभिप्रेरणा, जिसके भी 2 भाग है। व्यक्तिगत अर्जित अभिप्रेरणा, जिसमें अचेतन मन की दमित इच्छाएं, शोपन, आदत, रुचि, मादक पदार्थ आदि का वर्णन किया गया है। और इस अर्जित अभिप्रेरणा का दूसरा, जिसमें सामूहिक अर्जित अभिप्रेरणा होती है, जिसमें युद्धता, अक्रमता, सामुदायिकता का वर्णन किया गया है। गेरिट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए: जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्यागना बताया गया है। और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा में उपलब्धि, भय, क्रोध, ईर्ष्या और प्रेम बताया गया है। जबकि सामाजिक अभिप्रेरणा में रचनात्मक कार्य, साहित्य एवं संगीत की रचना, सहानुभूति और कर्तव्यनिष्ठा को बताया गया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया। विक्टर ब्रूम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रत्याशा या आशा ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अतः जब किसी व्यक्ति को ये उम्मीद होती है कि कार्य की समाप्ति के पश्चात मुझे श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी, तो व्यक्ति निरंतर उस कार्य को करता रहता है। तथा जब व्यक्ति किसी कार्य के प्रति उम्मीद या आशा न रहे, तो व्यक्ति उस कार्य को करना बंद कर देता है। अतः विक्टर ब्रूम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आशा या उम्मीद ये कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विक्टर ब्रूम ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय प्रत्याशा के 3 स्तर बताए:
प्रयास निष्पादन स्तर, निष्पादन प्रतिफल स्तर और प्रतिफल व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति का स्तर। प्रयास निष्पादन स्तर, इस स्तर में व्यक्ति को ये उम्मीद या प्रत्याशा होती है, अगर मैं अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ तो मैं अधिक से अधिक कार्य संपादित कर सकता हूँ। निष्पादन प्रतिफल स्तर, इस स्तर में व्यक्ति को यह प्रत्याशा होती है कि अगर मैं अधिक से अधिक कार्य संपादित करता हूँ तो संस्था के प्रतिफल में वृद्धि होगी। प्रतिफल व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति, इस स्तर में व्यक्ति को यह प्रत्याशा होती है कि अगर संस्था के प्रतिफल में वृद्धि होती है तो मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों की भी पूर्ति होगी। अभिप्रेरणा का एक्स वाई दृष्टिकोण सिद्धांत, डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स वाई दृष्टिकोण सिद्धांत दिया है। डगलस मैकग्रेगर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका मानसिक दृष्टिकोण ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो डगलस मैकग्रेगर ने व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को दो भागों में विभाजित किया, अक्ष दृष्टिकोण और वाई दृष्टिकोण। लिखा कि अक्ष दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, वाई दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। अक्ष दृष्टिकोण इसके लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि वाई दृष्टिकोण इसके लोग स्वार्थ पूर्ति से प्रभावित नहीं होती है। अक्ष दृष्टिकोण के लोग असामाजिक होते हैं तथा मित्रों की संख्या कम होती है, और वाई दृष्टिकोण के लोग सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। अक्ष दृष्टिकोण ये किसी भी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते, जबकि वाई दृष्टिकोण के लोग कभी भी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। अक्ष दृष्टिकोण अपने जीवन में कोई भी ऐतिहासिक कार्य नहीं करते, जबकि वाई दृष्टिकोण के लिए अपने जीवन में ऐतिहासिक कार्य कर जाते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने 1954 में दिया था। आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो की पुस्तक है द मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, द मोटिवेशन एंड अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व या व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा। मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। मानवतावाद का जनक अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। मानवतावाद को मनोविज्ञान का तीसरा बल माना जाता है। मनोविज्ञान के 3 बल है, पहला मनोविश्लेषणात्मक बल है, दूसरा व्यवहारवाद को माना जाता है, तीसरा मानवतावाद को माना जाता है। मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवीय क्रियाओं पर सर्वाधिक बल दिया और लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित पदक्रम में करता है। तो इसे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की पहली आवश्यकता की पूर्ति व्यक्ति को दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। अतः जब तक व्यक्ति की पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के बारे में विचार तक नहीं कर सकता है। मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 भागों में विभक्त किया है। इसका पहला और दूसरा भाग निम्न स्तर की आवश्यकता का है, जिसमें पहले में बताया गया दैहिक भोजन पाने की, काम पूर्ति की और दैहिक आवश्यकता, और जिसके दूसरे भाग में सुरक्षा की आवश्यकता और रोजगार स्वयं की रक्षा की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। इन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताएं कहा गया है। इसके तीसरे, चौथे, पांचवें भाग को उच्च स्तर की आवश्यकता बताया गया है, जिसमें तीसरे भाग में संबंध की आवश्यकता, स्नेह, प्रेम आदि का वर्णन किया गया है, और चौथे भाग में आत्मसम्मान की आवश्यकता, पद प्रतिष्ठा, सम्मान की बात की गई। ये सामाजिक आवश्यकताएं होती है। और पांचवी विशिष्ट आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, देशभक्ति, अध्यात्म आदि का वर्णन किया गया है। मैस्लो ने व्यक्ति की 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, निम्न स्तरीय आवश्यकता, उच्च स्तरीय आवश्यकता, और लिखा कि व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की। क्षेत्रवादी सिद्धांत कूट लेविन ने दिया। ये रसायन शास्त्री थे। कूट लेविन की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी। नवगेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। समाज मनोविज्ञान का जनक कूट लेविन को माना जाता है। इस सिद्धांत, क्षेत्रवादी सिद्धांत के अन्य नामों में तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत है। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार के संदर्भ में की है और लिखा है कि वातावरण वह शक्ति है जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि बालक बालिकाओं को किसी भी विशेष वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च प्रेरणा वातावरण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी सीखना संभव नहीं हो सकता। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न सूत्र बताया है। सीखना, लर्निंग बराबर फील्ड अभिप्रेरणा ब्रैकेट में व्यक्ति, पर्सन मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, यानी कि व्यक्ति और वातावरण का गुणनफल और फील्ड अभिप्रेरणा का गुणनफल दोनों ही सीखना होता है। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न शब्दावली प्रस्तुत की है। वेक्टर्स, वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वेक्टर्स कहलाती हैं। संयोजन, किसी विषय वस्तु के साथ
संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के साथ परस्पर अंतःक्रिया कर सीखने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार कहलाती है। टोपोलॉजी आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया टोपोलॉजी कहलाती है। संघर्ष या द्वंद्व जो व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया संघर्ष या द्वंद्व कहलाती है। कूटलेवनीय द्वंद्व संघर्ष के 3 प्रकार बताएं। उपागम संघर्ष पद्धति संघर्ष भी कहते हैं। जब व्यक्ति के समझ एक ही समय में दो धनात्मक उद्दीपन उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया उपागम संघर्ष कहलाती है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू होना, 2 सरकारी नौकरियों में एक साथ चयन होना। उपागम परिहार संघर्ष पद्धति वर्जन संघर्ष जब व्यक्ति के समझ एक ही समय में एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक उद्दीपन हो जाए तो उत्पन्न क्रिया उपागम परिहार संघर्ष कहलाती है। पीजीटी की नौकरी व पोस्टिंग नागालैंड। अंजू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसे वह पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहती है क्योंकि वह धनवान है और समाज में उसकी इज्जत है। मोहन एक प्रतिभाशाली बालक है और वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है, लेकिन असफल होने के वजह से परीक्षा देने ही नहीं जाता है। परिहार संघर्ष वर्जन संघर्ष जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में 2 ऋणात्मक उद्दीपन उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया परिहार संघर्ष कहलाती है। इधर कुआ उधर का आसमान से टपके खजूर पर अटके। अभिप्रेरण का डबल डिफ्लेक्शन सिद्धांत इबिस्टन मोदे ने दिया था। इबिस्टन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या प्यास के विश्लेषण के आधार पर की और लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भूख एवं प्यास ही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इबिस्टन के अनुसार भूख की उत्पत्ति मांस्य की मांसपेशियों में संकुचन के कारण होती है तथा प्यास की उत्पत्ति कोशिकाओं में तरल पदार्थ की कमी के कारण होती है। अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्प सिद्धांत एडवर्ड डेसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका आत्मसंकल्प ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति अपने मन में आत्मसंकल्प का निर्माण कर लेता है तो उससे आत्मसंकल्प का निर्माण कर लेता है तो उसे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्ति होती है, तथा जो व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य के प्रति आत्मसंकल्प का निर्माण नहीं कर पाता उसे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्ति नहीं होती। अभिप्रेरणा का विरोधी उद्दीपक सिद्धांत सोलोमन व कॉर्बेट ने दिया है। अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत एडविन लॉक द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का अस्तित्व संबंधी विकास सिद्धांत क्लेंटन पी एल्डरफर के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत वोल्फ एम कॉफमैन ने दिया है। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया है। अभिप्रेरणा का प्राणोदय सिद्धांत क्लोरकल ने दिया है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैक्डूगल ने दिया है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की प्रणालियाँ आवश्यकता का ज्ञान करवाकर, उद्देश्यों का निर्धारण करवाकर, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण कर, प्रतियोगी भावना का उत्पन्न कर, दंड एवं पुरस्कार द्वारा नवीन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर, विषय वस्तु की प्रति रुचि उत्पन्न कर, असफलता का भय बताकर सफलता का ज्ञान करो। अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व बालक को सिखाने में सहायक होती है, नवीन आदतों का निर्माण करने में सहायक होती है, बालकों के चरित्र का निर्माण करने में सहायक होती है, व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाने में सहायक होती है, अनुशासन स्थापित करने में सक्षम होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाने में